नेक्स्ट बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं कन्फर्मेशन आइसोमर्स। देखो कन्फर्मेशंस क्या होते हैं बच्चों। कन्फर्मेशंस होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से बनते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कन्फर्मेशन। तो डिफरेंट एनर्जी हैविंग स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल विच अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर नोन एज कन्फर्मेशंस। अब इसमें दो टर्म और आती है बच्चों। कन्फर्मर क्या होते हैं? कन्फर्मर होते हैं, कन्फर्मर आर लोअर एनर्जी या मिनिमम एनर्जी आइसोमर, जिन्हें हम कन्फर्मेशन आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। अब कन्फर्मेशन आइसोमर्स जो होते हैं बच्चों वो लोअर एनर्जी या मिनिमम एनर्जी वालों को ही बोलते हैं। जब हम कन्फर्मेशन की स्टडी करते हैं तो एनर्जी मिनिमा से लेकर एनर्जी मैक्सिमा तक बच्चों हम स्टडी करते हैं। एनर्जी मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस आते हैं, जिन्हें हम जो है कन्फर्मेशंस की डेफिनेशंस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे। कन्फर्मेशन आइसोमर जो होते हैं बच्चों ट्रू आइसोमर नहीं होते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। तो कन्फर्मेशन आइसोमर आर नॉट ट्रू आइसोमर, दे आर इंटर कन्वर्टेबल एंड नॉन आइसोलेबल। इन्हें हम सेपरेट अलग नहीं कर सकते। अब बच्चों कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो हमें कन्फर्मेशंस में, पहले हमने पूरी डेफिनेशंस लिख ली है, फिर हम वन बाय वन करके कन्फर्मेशन आइसोमर्स को समझेंगे। डाइहेड्रल एंगल, ये डेफिनेशन आएगी डाइहेड्रल एंगल। बच्चों जो हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने बनाया, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो भी कोई दो ग्रुप होते हैं एडजेसेंट ग्रुप, उसके बीच जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं कौन सा एंगल? डाइहेड्रल एंगल। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन, इट इज द एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ एडजेसेंट एटम इन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेन। बच्चों तीन टाइप के मेनली स्ट्रेन होते हैं। फर्स्ट होता है टॉर्सनल स्ट्रेन, सेकंड होता है एंगल स्ट्रेन, थर्ड होता है वॉन डेर वाल स्ट्रेन। अब क्या होता है बच्चों? टॉर्सनल स्ट्रेन होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। टॉर्सनल स्ट्रेन होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन को हम टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं। और बच्चों ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में सबसे ज्यादा होता है। इट इज मैक्सिमम इन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और मिनिमम होता है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में। अभी हम देखेंगे बच्चों कि कौन सा एक्लिप्स्ड होगा, कौन सा स्टेगर्ड होगा। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये क्या होता है। टॉर्सनल स्ट्रेन होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में वेस्पर थ्योरी पढ़ी होगी, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर और होता है बॉन्ड पेयर। तो उस बॉन्ड पेयर रिपल्शन को एक नया नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। अब आता है हमारे पास बच्चों एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन होता है आइडियल बॉन्ड एंगल से जो डेविएशन होता है, आइडियल बॉन्ड एंगल से जो डेविएशन होता है उसे हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, और ये साइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों एनी डेविएशन ऑफ आइडियल बॉन्ड एंगल इज नोन एज एंगल स्ट्रेन। इट इज प्रेजेंट इन साइक्लिक कंपाउंड। ये किस में प्रेजेंट होगा बच्चों? साइक्लिक कंपाउंड में ही एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। एसाइक्लिक कंपाउंड में एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। बच्चों एंगल स्ट्रेन हम देख रहे थे, तो देखो एंगल स्ट्रेन साइक्लिक कंपाउंड में होता है, जिसे इसमें ईच कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp3 है। हर हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग एक बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो मतलब 109 मान लेते हैं हम, लेकिन इसकी ज्योमेट्री से बताओ एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो इसमें आइडियल बॉन्ड एंगल से जो बॉन्ड एंगल है वह काफी कम है, इसलिए इसमें जो है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होगा। इसमें भी हाइब्रिडेशन sp3 109 होना चाहिए, लेकिन इसकी ज्योमेट्री से है कितना बेटा? 60। तो इसमें जो आइडियल बॉन्ड एंगल है, उस आइडियल बॉन्ड एंगल से जो एंगल है वो डेविएट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है बच्चों वॉन डेर वाल स्ट्रेन। वॉन डेर वाल स्ट्रेन होता है इट इज डिस्टेबलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच अराइजेस व्हेन वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एनरोचेस इन वॉन डेर वाल रेडियस ऑफ अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जब दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जब बच्चों एक दूसरे के पास आते हैं, तो इन दोनों एटम और ग्रुप ऑफ एटम की वॉन डेर वाल रेडियस एक दूसरे में एनरोच करती है। तो एनरोच करने पर जो उसमें रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन को बोलते हैं हम एंगल स्ट्रेन। उस रिपल्शन को बोलते हैं बच्चों हम वॉन डेर वाल स्ट्रेन। जैसे बच्चों हम लोगों ने बाइफिनाइल देखा था। पहले बाइफिनाइल ऐसा प्लेनर था,
तो इस वाले की वांडरवॉल रेडियस इस वाले की वांडरवॉल रेडियस में एनरोच करती थी। तो इस रिपल्शन को कम करने के लिए बाइफिनाइल जो है इस तरीके से घूम गया था, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन हो गया था। तो जब भी दो बड़े एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे के पास प्रेजेंट होते हैं तो उनकी एक की वांडरवॉल रेडियस दूसरे की वांडरवॉल रेडियस में एनरोच करती है। तो उस टाइम जो रिपल्शन फील होता है मॉलिक्यूल को, उसे हम बोलते हैं वांडरवॉल स्ट्रेन। अब वांडरवॉल स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है, एज इंक्रीज साइज ऑफ ग्रुप वांडरवॉल स्ट्रेन इंक्रीजेस। अगर साइज छोटा होगा तो वांडरवॉल स्ट्रेन कम होगा, साइज बड़ा होगा तो वांडरवॉल स्ट्रेन ज्यादा होगा। कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ एथेन। बच्चों एथेन का कंफर्मेशन एनालिसिस पढ़ेंगे अपन। बच्चों ये किसी भी कार्बन को आप 1 कार्बन मान लीजिए, किसी भी कार्बन को 2 कार्बन मान लीजिए, कंफर्मेशन की स्टडी हम न्यूमैन पोजीशन के अंदर करेंगे बच्चों। ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, इसको हमने फ्रंट कार्बन एज्यूम कर लिया बच्चों। इस फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 3 हाइड्रोजन मैंने यहाँ ऐसे बना दिए। फिर ये वाला कार्बन बैक कार्बन है, बैक कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन को आप ऐसे बना दीजिए बच्चों। ठीक है, अब ये आगे वाला कार्बन है, आगे वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आगे वाला कार्बन जो है बच्चों पीछे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब अपन इसको रोटेट करते हैं बच्चों। अब रोटेट करने में बच्चों हम इसे क्लॉकवाइज भी मूव करा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करा सकते हैं। हम चाहें तो आगे वाले कार्बन को भी मूव करा सकते हैं, पीछे वाले कार्बन को भी मूव करा सकते हैं, लेकिन हम आगे वाले कार्बन का कॉन्फिगरेशन फिक्स रखेंगे, पीछे वाले को मूव कराएंगे। तो पीछे वाले को बच्चों मैंने 60 डिग्री रोटेट किया, तो देखो 60 डिग्री रोटेट किया तो ऐसा बना। फिर मैंने 120 डिग्री रोटेट किया, तो 120 डिग्री रोटेट करने पे बच्चों ऐसा बनेगा ये। फिर मैंने बच्चों 180 रोटेट किया, H यहां पर H आ जाएगा। फिर मैंने यहां पे बच्चों 240 डिग्री रोटेट किया और फिर मैंने 300 डिग्री रोटेट किया, तो H ये इस तरह के बनेंगे। अब बच्चों हम इन्हें क्या बोलते हैं, जब एक के पीछे एक होते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम के बीच में पीछे के तरफ होते हैं, एक के पीछे एक होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम एक्लिप्स। और जब ये अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं तो इसे बोलते हैं हम स्टेगर्ड। तो ये एक्लिप्स्ड स्टेगर्ड, अगेन बच्चों एक्लिप्स्ड स्टेगर्ड। अब हमने बच्चों कल जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, उस टर्मिनोलॉजी में हमने पढ़ा था कि भाई स्ट्रेन पढ़े थे हमने, 2 टाइप के स्ट्रेन पढ़े थे। एक पढ़ा था बच्चों हमने वांडरवॉल स्ट्रेन, एक पढ़ा था हमने टॉर्सनल स्ट्रेन। तो टॉर्सनल स्ट्रेन जो होता है वो होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इस एक्लिप्स में बच्चों टॉर्सनल स्ट्रेन जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। टॉर्सनल स्ट्रेन का मतलब होता है बच्चों बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक्लिप्स में ज्यादा होता है। और दूसरा पढ़ा था हमने कौन सा स्ट्रेन बच्चों, वांडरवॉल स्ट्रेन। वांडरवॉल स्ट्रेन भी इसमें मैक्सिमम है बच्चों, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन की वांडरवॉल रेडियस है उनके बीच जो रिपल्शन होगा उसे हम बोलते हैं वांडरवॉल स्ट्रेन। अब स्टेगर्ड में क्या है बच्चों, टॉर्सनल स्ट्रेन। स्टेगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन एब्सेंट होता है, या कई बार हम ऐसे लिख सकते हैं मिनिमम। और ये वांडरवॉल स्ट्रेन भी क्या है बच्चों, इसमें मिनिमम है। ठीक है, तो बच्चों जब इसमें स्ट्रेन है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहां हम अगर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं बच्चों, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है हमारे पास, स्टेगर्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू किसके, एक्लिप्स्ड के। अब बच्चों हमने देखा था कि कन्फर्मेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से बनते हैं, जो हमने डेफिनेशंस लिखी थी। तो बच्चों यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन हो रहा है, उससे ये कन्फर्मेशन बन रहे हैं। और कन्फर्मेशन आइसोमर जो होते हैं वो ट्रू आइसोमर नहीं होते, इन्हें हम रूम टेम्परेचर पे सेपरेट या आइसोलेबल नहीं कर सकते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से बन रहे हैं। तो कैसे कैसे बन रहे हैं, सबसे पहले एक्लिप्स बन रहा है, फिर कैसा बन रहा है, स्टेगर्ड बन रहा है। अगर बच्चों मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी कर्व की बात करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाते हैं हम, तो देखिए कैसा ग्राफ आता है। अब बच्चों ये ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं ऐसा, अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा बच्चों कैसे आया ये ग्राफ। हमें क्या करना है बच्चों, ये ऊपर वाले सारे पीक डोटेट करके सेम कर लेने हैं, ये वाले पीक डोटेट करके हमें सेम कर लेने हैं। और ये नीचे वाले जो पीक हैं बच्चों, ये नीचे वाले पीक भी हमें बच्चों सेम कर लेने हैं। ठीक है,
अब ये ग्राफ किसके बीच में बना रहा हूं बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो है ना एक्स एक्स पे रखूंगा इसे बोलेंगे बच्चों हम डाइहेड्रल एंगल, इसे बोलूंगा डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल की कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर जो जो एडजेसेंट बॉन्ड होते हैं उनके बीच का एंगल, जैसे ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है बच्चों, एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल 60। फिर अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, कलर कर दूं हाइड्रोजन को, तो कलर कर दूं तो कलर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये एंगल आ जाएगा 120। इस हाइड्रोजन को कलर किया था तो ये एंगल आ जाएगा 180। तो अब हम देखते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी जब डाइहेड्रल एंगल 0 था बच्चों तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, और जब डाइहेड्रल एंगल 60 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। फिर डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया बच्चों 120, फिर यहाँ पे 180, फिर यहाँ पे 240, यहाँ पे हो गया 300, और यहाँ पे हो गया क्या 360। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इसके नीचे वाली पर पीक पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से। अब बताइए हमें ने कन्फर्मेशन आइसोमर्स की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जो एनर्जी मिनिमा पे मिलते हैं उन्हें कन्फर्मेशन आइसोमर बोलते हैं। तो कन्फर्मेशन आइसोमर्स कितने होंगे, एथेन के कन्फर्मेशन आइसोमर कितने बनेंगे 3, क्योंकि 3 पर ही इसकी मिनिमम एनर्जी पे मिल रहे हैं। जो मिनिमम एनर्जी पे मिलते हैं उन्हें बोलते हैं कन्फर्मेशन आइसोमर्स। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एथेन के कन्फर्मेशन कितने बनेंगे बच्चों, एथेन के कन्फर्मेशन कितने बनेंगे, किसी भी कंपाउंड के कन्फर्मेशन इनफाइनाइट बनते हैं। क्यों, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है 60 डिग्री रोटेट करो, मैं चाहूं तो इसे 2 डिग्री रोटेट कर सकता हूं, 3 डिग्री रोटेट कर सकता हूं, 5 डिग्री रोटेट कर सकता हूं, 5.59 भी कर सकता हूं, 9.99 भी कर सकता हूं, कितना ही डिग्री रोटेट कर सकता हूं। लेकिन बच्चों जब हम कन्फर्मेशन पढ़ते हैं तो हम एनर्जी मिनिमा और एनर्जी मैक्सिमा की स्टडी करते हैं। इस एनर्जी मिनिमा और इस एनर्जी मैक्सिमा के बीच में इनफाइनाइट कन्फर्मेशन होते हैं। इन एनर्जी मिनिमा और एनर्जी मैक्सिमा के बीच में इनफाइनाइट कन्फर्मेशन होते हैं। इन कन्फर्मेशंस को जो इनके एनर्जी मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में होते हैं उन्हें बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन। तो यहां पर अपन जो है बच्चों नोट करके पॉइंट लिखेंगे, एथेन हैव 3 conformational isomers. Second point, Athene have infinite conformation. एथेन के कन्फर्मेशन कितने इनफाइनाइट, और all those conformations which lies between eclipsed and staggered are called स्क्यू कन्फर्मेशन। उनको नाम देते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन। एक बात हो रही है बच्चों, जिसके 3 कन्फर्मेशन आइसोमर्स हैं इन तीनों की एनर्जी सेम है, जो तीनों की एनर्जी सेम है तो इसे बोलते हैं डीजनरेट। जिनकी भी सेम एनर्जी होती है उनको बोलते हैं डीजनरेट। फर्स्ट पॉइंट, एथेन हैज 3 कन्फर्मेशन आइसोमर 1 2 3, इनफाइनाइट कन्फर्मेशन। अब ये बच्चों ये स्टेगर्ड और एक्लिप्स, इसके बीच में जितने भी कन्फर्मेशन आएंगे उन्हें इनका एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं हम स्क्यू कन्फर्मेशन। बच्चों नेक्स्ट, कन्फर्मेशन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन के कन्फर्मेशन की स्टडी हम C2 C3 के रेस्पेक्ट में करते हैं बच्चों, हम C1 C2 के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टडी उसके बीच में करते हैं जो मोर सिमेट्रिकल होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, कार्बन नंबर 2 पर क्या है बच्चों, कार्बन नंबर 2 पे एक मिथाइल है, इस मिथाइल को इधर लिख दिया, इस कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोजन है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखिए कार्बन नंबर 3 पर, ये आगे वाला कार्बन हो गया, पीछे वाला कार्बन हो गया, तो पीछे वाले कार्बन पर भी एक मिथाइल है, तो ये CH3, ये H और ये H। इसे 60 डिग्री घुमाया बच्चों, आगे वाले का कॉन्फिगरेशन सेम रखेंगे, पीछे वाले को हम 60 डिग्री घुमाएंगे बच्चों। 60 डिग्री घुमाने पे ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। फिर बच्चों हमने कितना घुमाया इसको, 60 के बाद 120 घुमाया, तो 120 घुमाया तो H, ये CH3 यहाँ। फिर उसके बाद बच्चों 180 घुमाया तो 180 ऐसा, CH3 H H, 240 घुमाने पे CH3 H H H H
CH3 और फिर 300 डिग्री घुमाने पर ये हमको ऐसा मिलेगा। ठीक है, पहले तो बच्चों हम इनके नाम जान लेते हैं। जब एक के पीछे एक होता है तो उसे बोलते हैं बच्चों एक्लिप्स्ड। जब एक के पीछे एक होता है तो उसे बोलते हैं एक्लिप्स, इसको भी बोलेंगे हम क्या, एक्लिप्स्ड। ठीक है, लेकिन अब दोनों का एक जैसा नाम रख नहीं सकते, तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करें। इसमें बेटा सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम के पीछे सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम है, मतलब मिथाइल के पीछे मिथाइल, एच के पीछे एच है, इसमें मिथाइल के पीछे एच है, तो इसको जो नाम देते हैं वो देंगे फुली एक्लिप्स्ड। अगर सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम के बीच में पीछे सेम होगा तो उसे फुली एक्लिप्स्ड, इसमें नहीं है तो इसे बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स्ड। ठीक है, अब ये वाला आता है हमारे पास बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम बोलते हैं बच्चों हम गोश फॉर्म। गोश फॉर्म इसका नाम होता है, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो इसको बोलते हैं एंटी। गोश का बच्चों एक और नाम होता है, इसका नाम होता है एक और लीस्ट स्टेबल स्टेगर्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला फॉर्म है, क्योंकि इसमें एटम ग्रुप एटम मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो इसे लीस्ट स्टेबल स्टेगर्ड। तो ये चारों नाम हो गए। अगर इसका नाम देखें तो अगेन इसका नाम क्या आएगा बच्चों, पार्शियली एक्लिप्स्ड, और अगेन इसका नाम क्या आएगा, गोश फॉर्म। तो ये तो हमने इनके नाम देख लिए, इस वाले को गोश फॉर्म बोलते हैं, इसको एंटी फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें हम स्ट्रेन वगैरह की बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इस वाले में टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, मैक्सिमम है। इसमें वॉन डेर वाल स्ट्रेन भी क्या है बच्चों, मैक्सिमम है। टॉर्सनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है, वॉन डेर वाल स्ट्रेन भी क्या है, मैक्सिमम। गोश फॉर्म में बच्चों टॉर्सनल स्ट्रेन एब्सेंट है, और ये जो वॉन डेर वाल स्ट्रेन है, अब वॉन डेर वाल स्ट्रेन हम बता सकते हैं लेकिन हम इसका मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एटम और ग्रुप एटम के साइज पे करता है। वॉन डेर वाल स्ट्रेन दोनों मिथाइल के बीच में प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन मिथाइल ग्रुप। अगेन इसमें आ जाते हैं बच्चों, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, एक्लिप्स में टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम होता है। एक्लिप्स में टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम। और फिर इसमें वॉन डेर वाल स्ट्रेन प्रेजेंट बिटवीन H एंड मिथाइल ग्रुप। अब इसमें बात कर लेते हैं बच्चों स्ट्रेन की। इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है बच्चों, एब्सेंट है, और वॉन डेर वाल स्ट्रेन क्या है, इसमें मिनिमम है। तो मिनिमम है, तो ये सारी तरह के स्ट्रेन की हमने बात कर ली है बच्चों। हमने एंगल स्ट्रेन कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन साइक्लिक कंपाउंड में होता है। अभी हम एसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ के बिहाफ पे अब हम स्टेबिलिटी निकालना चाहते हैं बच्चों। स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी, क्योंकि सबसे कम जो रिपल्शन है वो एंटी में है। एंटी के बाद है बच्चों गोश। बच्चों गोश में देखिए टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, एब्सेंट है। टॉर्सनल स्ट्रेन मैंने बताया था केवल एक्लिप्स कन्फर्मेशन में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। एंटी, फिर गोश, फिर उसके बाद आता है क्या, पार्शियली एक्लिप्स्ड, और सबसे कम कौन सा आएगा, फुली एक्लिप्स्ड। सबसे कम स्टेबल कौन सा है बच्चों, फुली एक्लिप्स्ड। ये हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर है। नेक्स्ट बच्चों हम इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। अभी जो हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल था एंटी, फिर था गोश, फिर था पार्शियली एक्लिप्स, और फिर था फुली एक्लिप्स। तो देखो हम डायग्राम बनाएंगे भाई। जब डायहेड्रल एंगल 0 था तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, तो मतलब फुली एक्लिप्स। फिर गोश आया, फिर उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स, फिर उसके बाद आया एंटी, फिर पार्शियली एक्लिप्स, फिर गोश, और फिर ये। बच्चों ये डायग्राम बनाते टाइम ये ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम एनर्जी पे मिलना चाहिए, जैसे ये मैंने डॉटेड किया है, और ये दोनों भी सेम एनर्जी पे मिलना चाहिए। अब बच्चों कई बार जो होता है वो क्वेश्चन कैसे देता है, डायग्राम में पी क्यू आर एस दे दिया, बताओ कि पूछ लेगा कौन सा पी है, कौन सा क्यू है, कौन सा आर है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पार्ट है, ये है एंटी, ये वाला दोनों पार्ट क्या है, गोश, ये दोनों पार्ट पार्शियल एक्लिप्स, और ये वाला पार्ट फुली एक्लिप्स। अब इसमें नोट, ब्यूटेन के कन्फर्मेशन आइसोमर्स कितने होते हैं। ब्यूटेन के 3 कन्फर्मेशन आइसोमर्स होते हैं, 2 गोश फॉर्म में होते हैं और एक क्या होते हैं, एंटी।
कंफर्मेशन कितने होते हैं किसी भी कंपाउंड के, अगर आपसे कंफर्मेशन पूछे कितने बोलोगे बच्चों? इनफाइनाइट। ब्यूटेन हैव इनफाइनाइट कंफर्मेशन, क्योंकि कंफर्मेशंस में हम उसे कितना ही भी घुमा सकते हैं, 0 से 60 डिग्री के बीच में हम उसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कैसे भी घुमा सकते हैं। अब देखो जो कंफर्मेशन आइसोमर्स हैं बच्चों, वह ब्यूटेन के कंफर्मेशन आइसोमर जो होते हैं नॉन डीजनरेट, जबकि एथेन के कैसे होते थे? डीजनरेट। क्यों? एथेन में सबकी एनर्जी सेम थी, यहां सबकी एनर्जी सेम नहीं है। सबसे कम एनर्जी है यहाँ किसकी? एंटी की। सबसे कम एनर्जी एंटी की, और एंटी के बाद किसकी? गोश की। तो ब्यूटेन के 3 कंफर्मेशन आइसोमर्स में दो हैं गोश और एक है एंटी। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ OH CH2 CH2 टाइप कंपाउंड, जहां जी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों? G इज टू OH, NH2, COH, एल्डिहाइड या फ्लोरीन हो सकता है। अब कोई भी हमने एक रखा, एक जी की वैल्यू हमने OH रखी, तो इसे बोलते हैं बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल। अब हम इथाइलिन ग्लाइकोल के कंफर्मेशन की स्टडी कर रहे हैं बच्चों। किसी भी कार्बन को आगे वाला कार्बन और किसी भी कार्बन को पीछे वाला कार्बन एज्यूम कर लीजिए। इस आगे वाले कार्बन पे बच्चों OH है और यहाँ क्या है? H। ठीक है। पीछे वाले कार्बन पे भी OH है और यहाँ क्या है? H। अब इसको मैंने 60 डिग्री रोटेट किया। 60 डिग्री रोटेट करने पे ये ऐसा आया बच्चों, ठीक है। और यहाँ आने के बीच में इसके बीच में एक बॉन्डिंग हो गई, एक तरह की बॉन्डिंग हो गई, जिस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर मैंने इसको बेटा 120 घुमाया, 120 आगे वाले के कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स रखा, पीछे वाले को मैंने 120 घुमाया तो ये ऐसा बनेगा, 180 घुमाया तो ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर आप 240 घुमाओगे तो आगे वाले का कॉन्फ़िगरेशन तो आपको वैसा ही रखना है, पीछे वाले को घुमाना है आपको H। फिर आप 300 डिग्री घुमाया आपने, OH। पहले बच्चों इसके नाम लिख लेते हैं। सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम के पीछे सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम है, तो इसे बोलेंगे बच्चों फुली एक्लिप्स्ड। इसमें सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम के बीच में सेम नहीं है, तो इसको बोलेंगे बच्चों क्या? पार्शियली एक्लिप्स्ड। अगेन इसको बोलते हैं बच्चों गोश फॉर्म, और इसको बोलते हैं कौन सी फॉर्म? एंटी फॉर्म। और इस वाले को बोलते हैं बच्चों पार्शियली एक्लिप्स्ड। इसे बोलते हैं बच्चों फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है, ये सब इनके नाम हो गए। अब हम इनके स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं बच्चों वन बाय वन। इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है बच्चों? मैक्सिमम है। वॉन डेर वाल स्ट्रेन भी क्या है? मैक्सिमम है। ठीक। दूसरा वाला गोश फॉर्म, इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन तो क्या होता है? एब्सेंट या मिनिमम कर सकते हैं हम। और इसमें अब ब्यूटेन और इस वाले केस में, ब्यूटेन में बच्चों दोनों मिथाइल थे यहाँ, तो ब्यूटेन में दोनों मिथाइल थे तो दोनों में रिपल्शन हो रहा था या अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप जानते हो बच्चों किसी भी तरह की बॉन्डिंग हो, बॉन्डिंग इज मेजरमेंट ऑफ अट्रैक्शन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहे हैं ये। इसमें बच्चों वही टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम और वॉन डेर वाल स्ट्रेन इसमें क्या है? प्रेजेंट है, बस H और OH के बीच में है। यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन तो क्या है? मिनिमम है, मिनिमम या एब्सेंट। और वॉन डेर वाल स्ट्रेन इसमें मिनिमम है। लेकिन बच्चों इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन कौन सी वाली है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब इंटर का मतलब होता है बच्चों दो के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या एक ही के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लिखें तो बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा इसका, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा गोश, फिर होगा एंटी, क्योंकि गोश में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गोश एंटी। फिर आएगा बच्चों वही पार्शियली एक्लिप्स्ड और फिर फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है। अब बच्चों जो एग्जाम में जनरली सवाल आते हैं ना, वो इन्हीं से सोल्व हो जाते हैं। एग्जाम में 2 वैरायटी के सवाल आते हैं।
अगर यहाँ बच्चों हाइड्रोजन गोश में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो गोश वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो उसका एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे अपन कोई ब्यूटेन वगैरह लेते हैं, कोई हाइड्रोकार्बन लेंगे तो उसमें एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला ग्रुप ले लिया तो उसका गोश फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बच्चों पोटेंशियल जी डायग्राम बनाते हैं। पोटेंशियल जी डायग्राम वही, जब डाइहेड्रल एंगल हमारे पास 0 था तो पोटेंशियल जी मैक्सिमम थी, जब 60 डिग्री पे आया तो गोश फॉर्म पोटेंशियल जी सबसे कम हो गई, फिर पार्शियली एक्लिव, फिर एंटी, फिर पार्शियली एक्लिव, फिर गोश, फिर एंटी। मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें गोश ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें नहीं होगी उसमें एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। अगेन सेम पॉइंट्स, इथाइलिन ग्लाइकोल हैव 3 कन्फर्मेशन आइसोमर, 3 कन्फर्मेशन आइसोमर है इसके, 2 तो हैं बच्चों इसमें ये गोश और एक एंटी। इथाइलिन ग्लाइकोल के इनफाइनाइट कन्फर्मेशन होंगे। ऑल कन्फर्मेशन आइसोमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल्स आर नॉन डीजनरेट। नॉन डीजनरेट का मतलब हो गया कि एनर्जी सेम नहीं है। बच्चों गोश की एनर्जी कम है, एंटी की एनर्जी ज्यादा है। बच्चों क्वेश्चंस करते हैं। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट वाला, पहले आप कंपाउंड देखेंगे। क्या बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती तो इसका मतलब कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? एंटी फॉर्म। एंटी फॉर्म बना दो बच्चों इसका, पीएच के ऑपोजिट पीएच बना दो, एच के ऑपोजिट एच बना दो, एच के ऑपोजिट एच बना दो। सेकंड वाला देखिए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती तो एंटी बना दो। CH3 के ऑपोजिट में CH3, इस CH3 के ऑपोजिट में ये CH3 और ये H। ठीक है। थर्ड वाला कंपाउंड देखो बच्चों, थर्ड वाले कंपाउंड में OH और F है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बच्चों, तो इसका कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें होगी उसका गोश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, तो गोश कन्फर्मेशन में बना दीजिए जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगेन NH2 और CHO। बच्चों NH2 और CHO के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, किसी भी कार्बन को आगे वाला कार्बन, किसी को भी पीछे वाला कार्बन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है बच्चों? जब हाइड्रोजन फोन से सराउंडेड हो, जब कोई हाइड्रोजन एटम दोनों तरफ से फोन से सराउंडेड हो। F का मतलब होता है बच्चों फ्लोरीन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, N का मतलब होता है नाइट्रोजन। देखिए यहाँ ये हाइड्रोजन दोनों तरफ से F और O से सराउंडेड है। ये वाला बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, O और N से सराउंडेड है, O और N से सराउंडेड है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस ध्यान रखना, बाकी आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ेंगे सही कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है। इसके बाद बच्चों 5th नंबर वाला एग्जाम्पल करते हैं हम। 5th वाले का नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है बच्चों सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड एट लो पीएच पे, सक्सिनिक एसिड एट लो पीएच। तो बच्चों देखिए लो पीएच पे कैसे बनाते हैं हम इसको, ऐसे बना लें। सक्सिनिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बच्चों, पीएच की वैल्यू लो है, मतलब पीएच 7 से कम है, तो पीएच 7 से कम है तो मैं इसका ये वाला फॉर्म बना देता हूँ, गोश फॉर्म। इसमें कौन सी बॉन्डिंग हो रही है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो सक्सिनिक एसिड होता है उसका लो पीएच पर तो हमारे पास कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है? हमारे पास उसका जो है गोश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। अब हाई पीएच, अगर पीएच हाई है या पीएच 8 से ज्यादा है, तो बच्चों पीएच 8 से ज्यादा होते ही मीडियम कैसा हो गया? बेसिक। और एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सोल्ट। अगर पीएच की वैल्यू हाई पीएच है, हाई पीएच है मतलब बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है इसका मतलब है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो नहीं रहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है ये ऐसा बनेगा CO माइनस और ये CO माइनस H H H H। मतलब इसका कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल आएगा बच्चों? एंटी। जबकि इसका कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल आया था? इसका आया था गोश फॉर्म ज्यादा स्टेबल आया है, इसका एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल आया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कई बार बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन लैंग्वेज में आ जाता है। कैसे आता है क्वेश्चन? एट लो पीएच गोश फॉर्म ऑफ सक्सिनिक एसिड इज मोर स्टेबल वाइल एट हाई पीएच एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्या बच्चों ये करेक्ट स्टेटमेंट है? हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि लो पीएच पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और हाई पीएच पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, सोल्ट बन जाएगा, इसलिए इसका एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। बच्चों डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशंस देखो, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशंस में होता है म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू आई इंटू एक्स आई। बच्चों समेशन का मतलब होता है सभी तरह का सम। तो इस सभी तरह के सम में बच्चों हमने म्यू इज इक्वल टू म्यू गोश और एक्स गोश
प्लस म्यू ए इंटू एक्स ए। ठीक है, अब इसमें बच्चों हमने पार्शियली एक्लिप्स और फुली एक्लिप्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि पार्शियली एक्लिप्स और फुली एक्लिप्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ मैंने नोट में लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ पार्शियल एक्लिप्स एंड फुली एक्लिप्स इज वेरी स्मॉल, सो वी नेग्लेक्ट इट, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जी का मतलब होता है ना, म्यू का मतलब होता है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, जी का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉस फॉर्म, म्यू ए का मतलब है डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी फॉर्म। अब एंटी फॉर्म का डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और एंटी में दोनों ग्रुप ऑपोजिट में होते हैं, एंटी में दोनों ग्रुप ऑपोजिट में होते हैं। जैसे बच्चों ये है एंटी जी और जी, तो दोनों की एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर दो वेक्टर 180 पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 आता है। एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस फॉर्म और एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म। आपने फिजिकल में पढ़ा होगा कि भाई मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है मोल फ्रैक्शन का सम। वही द कंसंट्रेशन पार्शियल एक्लिप्स फुल एक्लिप्स वेरी स्मॉल, सो वी नेग्लेक्ट इट। इसके बाद एक सवाल करते हैं बच्चों, क्वेश्चंस करते हैं। द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट ऑफ 1,2 डाइक्लोरोएथेन इज 4 dBi। डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है dBi। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटीफॉर्म का मुझे मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.52, देन कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉस फॉर्म। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं म्यू जी एक्स जी प्लस म्यू ए एक्स ए। म्यू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है बच्चों 4.0, म्यू जी आपको निकालना है। अब आपको बच्चों ये दे रखा है एंटी का दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, तो 1 होता है तो इसको माइनस कर लेंगे, तो 1 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.48 प्लस एंटी का डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों 0 इंटू 0.52, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4 इजिकल्स टू म्यू जी इंटू 0.48 और म्यू जी इजिकल्स टू आ जाएगा बच्चों 400/48, तो यहाँ 12 बार कट जाएगा बच्चों। और भी अपन इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको अपन किससे काट सकते हैं बच्चों, 4 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 25 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा अपना 25/3। इसको आगे अगर पॉइंट में आंसर दिया हो तो हम आगे सोल्व कर लेंगे, नहीं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से हम इसके डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन के सवाल करते हैं। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, द न्यूमेन पोजीशन ऑफ 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन का है, तो इसमें एक्स और वाई आपको बताने हैं बच्चों कि एक्स एंड वाई इसमें क्या होंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है, आप एक एक ऑप्शन का ऑप्शन चेक करेंगे और आंसर करेंगे। तो देखो बच्चों क्या होगा, आगे वाले कार्बन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ CS2X, C CS3, CS3 और Y। ठीक है, ये मैंने आगे वाले कार्बन को ऐसे लिख लिया कि भाई बच्चों आगे वाला कार्बन पे CS2X है और पीछे वाले कार्बन पे Y और CS3 है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन रखते हैं, अगर मैंने इसकी वैल्यू H रखी बेटा, H रखी और इसकी वैल्यू ऐसे रखी CS2 CS3, 1 2 3 4, कितने कार्बन की चेन है 4, 2 2 पे सब्स्टिट्यूट 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, आंसर। ठीक, बी ऑप्शन से चेक करते हैं बच्चों इसी को, ये ए ऑप्शन से चेक किया था, बी ऑप्शन से चेक करते हैं, वही CS2 H रखा, यहाँ C CS3 CS3 CS3। अब इसमें पेरेंट चेन कितने की 1 2 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, जबकि यहाँ पेरेंट चेन 4 कार्बन क्यों नहीं चाहिए, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, बी वाला आंसर। इसके बाद आते हैं बच्चों सी ऑप्शन को अगेन चेक करते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू H, इसकी वैल्यू तो X की वैल्यू है H, X की वैल्यू CS3 और यहाँ भी CS3, 1 2 3 4, 4 की पेरेंट चेन 2 2 पे सब्स्टिट्यूट 2,2-डाइमिथाइल, तो इसका मतलब बच्चों ये वाला भी आंसर होगा। इसके बाद डी ऑप्शन को चेक करते हैं बच्चों, HH होना चाहिए, CS2 C CS3 यहाँ H, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है 1 2 3 की पेरेंट चेन है, इसलिए ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वह है ए और सी, करेक्ट आंसर इज 1 A and C। बच्चों कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जो साइक्लोहेक्सेन होता है बेटा वह पानी की सरफेस पे फ्लोट करता है, या साइक्लोहेक्सेन क्या कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो आप, सारे हाइड्रोकार्बन पानी की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। साइक्लोहेक्सेन फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर,
कोई भी चीज पानी पे क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज लेस देन वाटर। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट था, ये एक बार जो है जेई 97 में आप पूछा गया था कि साइक्लोहेक्सेन फ्लोट क्यों करता है। अब साइक्लोहेक्सेन के वेरियस फॉर्म आते हैं। सबसे पहले हम उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे ज्यादा चेयर, फिर ट्विस्ट बोर्ड, फिर हाफ चेयर, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। और जो साइक्लोहेक्सेन का ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है साइक्लोहेक्सेन का ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म जो होता है बच्चों, वो होता है कायरल। ठीक है, अब इसका हम चेयर फॉर्म बना रहे हैं बच्चों। इसका चेयर फॉर्म बना रहे हैं, ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म होता है बच्चों। इस चेयर फॉर्म से हम इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं कि न्यूमेन प्रोजेक्शन हम इसका कैसे बनाएंगे। अब देखिए बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए ऐसे। अब आप यहाँ पे जैसे न्यूमेन बनाते हैं ना बच्चों, वैसे ही न्यूमेन बनाइए ये ऐसा। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 पे 2 हाइड्रोजन है बच्चों, बिल्कुल कार्बन नंबर 1 पे 2 हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 1 पे 2 हाइड्रोजन है और कार्बन नंबर 1 इस इधर से कार्बन नंबर 6 से जुड़ा हुआ है, CS2 से जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 6 से। अब कार्बन नंबर 2 पर आ जाइए बच्चों। कार्बन नंबर 2 पर भी 2 हाइड्रोजन है। कार्बन नंबर 2 पे 2 हाइड्रोजन है और ये एक CS2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसका कार्बन नंबर है 3। अब बच्चों कार्बन नंबर 3 इधर वाले जो कार्बन नंबर 3 है वह भी देखो, उसको भी कैसे कार्बन नंबर 3 4 से जुड़ेगा। अब अपन जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगेन कार्बन नंबर 5 और 6 ऐसे ही बनाते हैं। कार्बन नंबर 5 बना दिया, 5 नंबर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 5 नंबर जो है बच्चों 6 नंबर से जुड़ा हुआ है। कार्बन नंबर 4 जो है, ये कार्बन नंबर 4 पे भी 2 हाइड्रोजन हैं और ये कार्बन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन का ये वाला कन्फर्मेशन बना। अब बच्चों अभी हमने जब कन्फर्मेशन पढ़ा था तो ये हमें किसके जैसे दिख रहा है? हमें स्टेगर्ड की जैसे दिख रहा है, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन की तरह दिख रहा है। इसलिए साइक्लोहेक्सेन का सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा होगा? चेयर कन्फर्मेशन, क्योंकि चेयर कन्फर्मेशन हमें ये स्टेगर्ड की तरह दिख रहा है। इसमें कोई टॉर्सनल स्टेन नहीं है, कोई वॉन्डरवॉल स्टेन नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल स्टेन। दैट्स व्हाई चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल। अब बच्चों साइक्लोहेक्सेन में जो है वह 2 पोजीशन हमारे पास आती है साइक्लोहेक्सेन में। ये वाली जो पोजीशन होती है बच्चों, इसे ए डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं एक्सियल, इसे बोलते हैं एक्सियल। इस वाली पोजीशन को बच्चों ए का मतलब होता है एक्सियल। अब यहाँ पर एक्सियल हो गया। अब बच्चों ध्यान रखना, ये वाली पोजीशन जो बची है ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल। ठीक है, अब जो 2 एक्सियल पोजीशन होती है बच्चों, उन 2 एक्सियल पोजीशन के बीच में इक्वेटोरियल होता है। जब इसका इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ है तो इसका एक्सियल नीचे की तरफ होगा। 2 एक्सियल के बीच में ये इक्वेटोरियल है तो इसका एक्सियल बच्चों ऊपर की तरफ आपको दिखेगा। तो साइक्लोहेक्सेन में 2 तरह की पोजीशन होती है। एक्सियल, ए का मतलब होता है बच्चों एक्सियल पोजीशन और ई का मतलब होता है बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन। तो साइक्लोहेक्सेन में 2 पोजीशन आती है, ए एक्सियल और सेकंड आती है इक्वेटोरियल पोजीशन। नेक्स्ट आता है बच्चों बोट फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन का ये बोट फॉर्म है। इस बोट फॉर्म में बच्चों यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है उसे बोलते हैं हम फ्लैगपोल हाइड्रोजन, फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम। अब बच्चों इसका भी हम वो बनाते हैं न्यूमेन प्रोजेक्शन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बच्चों कार्बन नंबर हमारे पास 1 है। इस 1 कार्बन नंबर पे क्या है बच्चों? 2 हाइड्रोजन और ये कार्बन नंबर 6 से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इधर भी बना देते हैं, ये कार्बन नंबर 1 6 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे क्या है बच्चों? कार्बन नंबर 2 पे भी 2 हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे ये भी CS2 ग्रुप से अटैच है। तो बच्चों इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसे और ये ऐसे। यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ये कार्बन नंबर बच्चों, ये वाला कार्बन तो हो गया 6 नंबर और ये वाला कार्बन हो गया 3 नंबर। अब 4 और 5 के रेस्पेक्ट में ये कार्बन नंबर 5 है, जो कार्बन नंबर 5 6 से उड़ा हुआ है जिसपे 2 हाइड्रोजन है। ये कार्बन नंबर 4 है जिसपे 2 H है और ये कार्बन नंबर 3 से अटैच है। तो अगर हम देखेंगे तो ये कौन सा कन्फर्मेशन हो गया बच्चों? एक्लिप्स कन्फर्मेशन हो गया।
तो दिस एक्लिप्स कन्फर्मेशन और देन फ्लैगपोल हाइड्रोजन मेक्स बोट फॉर्म लेस स्टेबल। इस वजह से साइक्लोहेक्सेन का जो है बोट फॉर्म जो होता है वो कम स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें एक्लिप्स कन्फर्मेशन है, इसमें टॉर्सल स्ट्रेन है, वांडावाल स्ट्रेन है, साथ में फ्लैगपोल जो हाइड्रोजन है उनके बीच में भी इंट्रैक्शन होने से। अब आता है हमारे पास बच्चों मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। जो चेयर फॉर्म्स ज्यादा स्टेबल होते हैं उसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन देखते हैं बच्चों पर। बच्चों मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड में साइक्लोहेक्सेन पे मैंने मिथाइल ग्रुप रखा एक्सियल पोजीशन पे। अब बच्चों फ्लिप करेगा, फ्लिप करके किस पे चला जाएगा, इक्वेटोरियल पे, क्योंकि इसमें फ्लिपिंग होती है। तो फ्लिपिंग क्यों होती है उसको देखते हैं। ये मेरे पास मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे बच्चों, 1 2 3 पोजीशन पे भी बच्चों एक्सियल हाइड्रोजन यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इसमें जो रिपल्शन होता है इस रिपल्शन को बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। इस रिपल्शन को बोलते हैं बच्चों 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन। तो इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये साइक्लोहेक्सेन फ्लिप करके अपना जो एक्सियल वाला ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे चला जाता है। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई किसी तरह का रिपल्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर साइक्लोहेक्सेन पे कोई ग्रुप है तो वह कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहता है, वह इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहता है। एक्सियल पोजीशन पे 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन होता है। इन दोनों H की वॉन्डरवॉल रेडियस इस मिथाइल की वॉन्डरवॉल रेडियस में एनरोच करती है, जिससे इसमें रिपल्शन होता है। दैट्स वाई इसका एक्सियल कन्फर्मेशन कम स्टेबल होता है, इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर बच्चों इसका मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखता हूं तो ये 95% ये रहता है और 5% जो है वे लाई करता है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो है बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बाद बच्चों आता है डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब देखो बच्चों डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में वही मिथाइल की बात कर लेते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड कोई भी बना दो, हम मिथाइल वाला बनाते थे 1,2 डाई मिथाइल। बच्चों ये मैंने दोनों मिथाइल बना दिए, दोनों मिथाइल एक्सियल पे रखे। फर्स्ट AA, सेकेंड आता है बच्चों एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल ऐसे रखा सेकेंड, जिसे बोलेंगे बच्चों हम AE, एक एक्सियल पे एक इक्वेटोरियल पे। और इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास ये मिथाइल और ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल। इसका मतलब होता है थर्ड आता है, ये आता है EE, मतलब इक्वेटोरियल पे। अभी हमने बच्चों सीखा था कि साइक्लोहेक्सेन पर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वह कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बच्चों इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम जानना चाहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं लिखता हूं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसमें थर्ड, क्योंकि इसमें इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है। फिर होगा सेकंड, सबसे कम होगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में दोनों ग्रुप जो हैं बच्चों वह एक्सियल पोजीशन पर हैं। एक्सियल पोजीशन पर होने की वजह से इसमें 1,3 डाई एक्सियल रिपल्शन लगेगा, इसलिए इसका एक्सियल कन्फर्मेशन कम स्टेबल होता है। अब बच्चों इसी में ही हम एक और चीज सीखना चाहते हैं, सिस्ट्रांस। ये सिस्ट्रांस कैसे होंगे, तो सिस्ट्रांस के लिए अपन यहां एक नोट लिख लेते हैं बच्चों। अगर दोनों अप जा रहे हैं या दोनों डाउन डाउन जा रहे हैं, दोनों अप जा रहे हैं या दोनों डाउन डाउन जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे बच्चों हम सिस। और अगर अप डाउन जा रहे हैं या अप डाउन या डाउन अप जा रहे हैं तो इसे बोलेंगे ट्रांस। तो देखेंगे इधर बेटा ये कहां जा रहा है, ऊपर, मतलब ऊपर जा रहा है अप। ये कहां जा रहा है बच्चों, नीचे, डाउन। तो एक अप और एक डाउन, तो बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ट्रांस। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ट्रांस। बच्चों ये कहां जा रहा है, अप। ये भी कहां जा रहा है, अप जा रहा है, बोलो क्या लिखूं, सिस। इसको देखेंगे अपन, इस वाले को देखेंगे बच्चों, थर्ड वाले को। बच्चों इधर जा रहा है डाउन, ये कहां जा रहा है, अप। तो ये हो गया ट्रांस, ये हो गया ट्रांस। तो बच्चों इसमें देखिए बच्चों इसमें दो ट्रांस बने हैं, एक AA वाले एक EE वाले। लेकिन कौन सा वाला ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, जिसमें दोनों ग्रुप इक्वेटोरियल पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हो गया अगर साइक्लोहेक्सेन पे बच्चों कोई ग्रुप प्रेजेंट है
तो वह हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पर रिपल्शन कम होता है, एक्सियल पोजीशन पे रिपल्शन ज्यादा होता है। इसलिए एक्सियल कन्फर्मेशन कम स्टेबल है, इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। एक बार फिर बच्चों ये अप डाउन का कंसेप्ट देखेंगे। ये दोनों अप अप हैं, ये दोनों कैसे हैं, डाउन डाउन अप डाउन। ठीक है, ये बेटा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, मतलब एक अप एक डाउन, इसका मतलब हो गया ट्रांस। ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों ऊपर जा रहे हैं मतलब सिस। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ट्रांस। बच्चों नेक्स्ट करते हैं अपन 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। वही 1,3 में भी तीन केसेस आएंगे। दोनों ग्रुप एक्सियल पर रख दिए बेटा, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल पर, दोनों इक्वेटोरियल पे। पहले अपन इसमें सिस्ट्रांस की बात कर लेते हैं बच्चों। बच्चों ये कहां जा रहा है, ऊपर, ये कहां जा रहा है, ऊपर, दोनों अप अप जा रहे हैं। क्या बोलूंगा बच्चों, सिस। ये कहां जा रहा है बच्चों, अप। ये कहां जा रहा है बच्चों, डाउन। तो ये अप जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, मतलब क्या हो गया बच्चों, ये ट्रांस। अब बच्चों ये वाला कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, ये भी डाउन, ये भी डाउन, तो बच्चों क्या हो गया, ये सिस। तो ये सिस्ट्रांस हम डिटरमाइन करना सीख लिया। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर वही, अगर साइक्लोहेक्सेन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों, तो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि यहाँ रिपल्शन कम होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया थर्ड, फिर हो गया कौन सा बच्चों, सेकंड, और फिर हो गया फर्स्ट। इसमें फर्स्ट में दोनों ग्रुप कहां पर है, एक्सियल पर। एक्सियल पे होने से 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन होगा, इसलिए एक्सियल कन्फर्मेशन लेस स्टेबल होता है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों हम 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन पर। वही 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के भी वही तीन केसेस आएंगे। दोनों ग्रुप एक्सियल पर, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, दोनों इक्वेटोरियल पे। सबसे पहले हम सिस्ट्रांस की बात कर लेते हैं बच्चों। बच्चों ये कहां जा रहा है, ऊपर अप, ये कहां जा रहा है, नीचे डाउन। तो मतलब क्या हो गया, एक अप एक डाउन, मतलब हो गया बच्चों ट्रांस। ये अप और ये भी अप, ये हो गया बच्चों सिस। ये डाउन, ये अप, ये क्या हो गया बच्चों, ट्रांस। ठीक है, अब हम इसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑर्डर में बात करें तो साइक्लोहेक्सेन पे कोई भी ग्रुप होता है तो वो इक्वेटोरियल पे बैठना चाहता है, तो थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे जो है बच्चों 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन होता है। इस 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन की वजह से एक्सियल कन्फर्मेशन लेस स्टेबल होता है, इक्वेटोरियल कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइगोल। अगेन इसमें तीन कंडीशन है, दोनों ग्रुप को एक्सियल पे रख लिया, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। इसको लिख लेते हैं बच्चों अपन एक्सियल 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 इक्वेटोरियल, और ये यहाँ पे आ जाता है क्या, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। सिस्ट्रांस फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। कहाँ जा रहा है बच्चों, ऊपर ऊपर, दोनों जा रहे हैं अप अप, क्या बोलेंगे, सिस। इसमें ये अप, इसमें नीचे डाउन, तो बोले क्या बोले बच्चों, ट्रांस। ये भी डाउन ये भी डाउन, तो इसे बोलेंगे सिस। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, देखते हैं बच्चों। यहां पहले तो रिपल्शन हो रहा था, 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन हो रहा था, पहले रिपल्शन हो रहा था, लेकिन अब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगने की वजह से एक्सियल कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट। उसके बाद बच्चों यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेटोरियल पे, तो फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड, उसके बाद आएगा सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड। ठीक, उसके बाद 6 नंबर आता है बच्चों साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओल। साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओल का बोट फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ जो ये फ्लैगपोल हाइड्रोजन जो होते हैं उसमें जो फ्लैगपोल रिपल्शन होता था उसकी जगह पे अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइओल का जो है वह बोट फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, चेयर फॉर्म से भी ज्यादा स्टेबल। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ पे एक ग्रुप है टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप। बच्चों ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, ये एक्सियल पोजीशन पर है। फ्लिपिंग होने से मैंने क्या बोला था, एक्सियल ग्रुप कहाँ चला जाता है, इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल एक्सियल पे। तो ये पहले इक्वेटोरियल पे था तो एक्सियल पे चला गया, एक्सियल पे था तो इक्वेटोरियल पे चला गया। अब इसके लिए पूछा है द के इक्विलिब्रियम ऑफ अबो रिएक्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अब आपको आंसर करना है। देखिए
बच्चों पहले हम स्टेबिलिटी देखते हैं कि हमने जो सीखा था कि साइक्लोहेक्सेन पे कोई ग्रुप होता है तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है क्योंकि वहाँ रिपल्शन कम होता है। इसमें इन दोनों में बड़ा ग्रुप ये वाला है, ये बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इसमें बड़ा ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, इसमें बड़ा ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर है। तो एक्सियल पोजीशन में होने से रिपल्शन ज्यादा होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होने से रिपल्शन कम होगा। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है और ये रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट कम स्टेबल है, तो के इक्विलिब्रियम जो होगा बच्चों वो आएगा लेस देन 1, क्योंकि आपने जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप ऐसे निकालते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सिंस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम आएगी क्योंकि प्रोडक्ट कम स्टेबल है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी वैल्यू के इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों लेस देन 1।